हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल। आज यहाँ पर हम जैव विविधता के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैव विविधता आपके सिलेबस का ही एक टॉपिक है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। तो हमें समझना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है या किस तरीके से कार्य करती है, और बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो कुछ वन लाइनर अरेंजमेंट के फॉर्म में हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैव विविधता को अपनी भाषा में समझते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग जैव विविधता होती क्या है। तो देखो, जैव विविधता में ही इसका पूरा सेंस छुपा हुआ है, पूरा मीनिंग ही आपको यहीं से मिल जाएगा। तो देखो, जैव विविधता मतलब जैव मतलब कि एक तरीके से जीवन, विविधता मतलब कि अलग अलग प्रकार की विविधताओं का पाए जाना। विविधता आप ऐसे समझ सकते हो कि बहुत अनेक प्रकार की या अलग अलग प्रकार की प्रजातियां धरती पर पाई जाती है। पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की प्रजातियां, जिसमें आनुवंशिकी तरीके से हो सकती है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो पृथ्वी पर उपस्थित है। तो अलग अलग प्रकार की विविधता पाई जाती है, तो इसी को हम क्या कंसीडर करते हैं, जैव विविधता। अब जैव विविधता का हमें संरक्षण करना है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी प्रजातियां जो विलुप्त होती जा रही है, तो अब उनको क्या है, संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो इसे हम दो तरीके से संरक्षित कर सकते हैं। एक तो स्वस्थाने मतलब कि जहाँ पर वो प्राणी निवास करता है, या फिर जहाँ पर वो प्रजातियाँ, चाहे वो पौधे की हो, कोई भी प्रजाति हो, उसको उसी के स्थान पर जाकर संरक्षित करो। और दूसरा आता है बाह्य स्थानीय संरक्षण, यानी कि एक्सटर्नल रूप से हम उसको संरक्षित कर सकते हैं। एक्सटर्नल कैसे, जैसे कि कोई प्रजाति है, जैसे कि हमारे एशियन शेर जो होते हैं, लॉयंस जो होते हैं, उनको संरक्षित करने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें उनके जंगल से जहाँ पर वो निवास करते हैं, जैसे कोई राष्ट्रीय उद्यान में हो गए, वहाँ पर वो निवास कर रहे हैं, तो उन्हें वहाँ से उठाकर किसी दूसरी जगह पर संरक्षित करना बाह्य स्थानीय संरक्षण, मतलब बाहरी रूप से उनका संरक्षण कहलाता है। और स्वस्थानीय मतलब कि उन्हें उनके ही स्थानों पर संरक्षित करना। तो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय। स्वस्थानीय मतलब कि जो प्राणी या जो प्रजाति जहाँ पर है उसे उसी स्थान पर संरक्षित कर लो, मतलब वहीं पर उसको प्रोटेक्शन, वहीं पर उसको केयर दे दो। बाह्य स्थानीय मतलब कि उसको वहाँ से ले जाकर किसी दूसरी जगह रखो, किसी दूसरे राष्ट्रीय उद्यान में रख दो, जहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल सकता हो, जहाँ पर शिकारी ना आते हो, जहाँ पर उसके अनुकूल वातावरण निर्मित हो सकता हो। क्योंकि ये जो जैव विविधता ये धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तो अब हमें क्या करना होगा, खुद से प्रयास करने होंगे इस संरक्षण के लिए। तो देखो, स्वस्थानीय संरक्षण के अंदर क्या क्या चीजें आती है। जीवों को उनके प्राकृतिक स्थान पर संरक्षित करना क्या कहलाता है, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। इसमें आ सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, प्रवृत्त उपवन व झीलें, समुदाय एवं संरक्षण आगार। क्या चीजें बताई गई है, जैसे कि एक सींग वाला गेंडा है, तो ये पर्टिकुलर इस जंगल में पाया जाता है, तो वहाँ उसको राष्ट्रीय उद्यान बना दो, वन्य जीव अभ्यारण्य बना दो, एक आरक्षित क्षेत्र कर दो, जिसके आसपास जो है कोई भी शिकारी या फिर कोई भी घूमना अलाउ नहीं होगा। पर्टिकुलर आप अनुमति लेकर ही उस राष्ट्रीय उद्यान, पर्टिकुलर वन्य जीव अभ्यारण्य में जा सकते हो। तो इस तरीके के कुछ नियम कानून बनाकर हमें क्या कर सकते हैं, उन जीवों को उन्हीं के स्थान पर संरक्षित कर सकते हैं। तो ये चीज क्या हो गई, हमारी स्वस्थानीय संरक्षण हो गई। ठीक है, दूसरा अपन बात करते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या चीजें आ सकती है। तो क्या किया जाता है, इन्हें कहीं दूसरी जगह ले जाओ। जैसे कि एशियन लॉयंस है, तो ये अपने स्थान पर सुरक्षित नहीं थे, तो इन्हें क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान में चेंज कर दिया जाता है, मतलब दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। उन्हें चिड़ियाघर में हम रख सकते हैं। बीज बैंक, जीन बैंक। अब बीज बैंक, जीन बैंक क्या हुआ, अभी तो हम जानवरों की बात कर रहे थे, बट यहाँ पर प्रजातियां, पौधे की जो प्रजातियां होती है उन्हें भी सुरक्षित करना होता है। तो हम क्या करते हैं, उनका एक कृत्रिम तरीका निकालते हैं। ठीक है, उन बीज वगैरह जो हो गए, जो भी उसके जीन्स होते हैं, उनको संरक्षित करने का प्रयास करते हैं, ताकि आगे आने वाली जो अपकमिंग जनरेशन है वो भी इन चीज़ों को देख पाए, इन चीज़ों को समझ पाए। निम्न तापीय संरक्षण या फिर हम क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं उनका। नर्सरी, हार्बेरियम ये सब बना सकते हैं। जैसे कि पौधे जो हैं उनकी प्रजाति को सुरक्षित करना है, तो नर्सरी बना दो, वहाँ पर सभी प्रकार के पौधे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम बाह्य रूप से भी जीवों को संरक्षित कर सकते हैं। तो यही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। देखो, अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिक सी थ्योरी की बात हो गई थी। तो एक बार एग्जाम में एक परिभाषा पूछी हुई थी कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियों की बहुलता को क्या कहा जाता है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, वनस्पतियां पाई जाती है बहुत अधिक मात्रा में, तो इसे क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है। तो ये आपकी एक परिभाषा हो गई। ये शब्द किसके द्वारा दिया गया था, जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, तो WG रोजिन ने 1985 में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का, जैव विविधता का।
अगला देखिए, विश्व समुदाय के समक्ष जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने प्रस्तुत किया था, मतलब पूरे विश्व के सामने ये जब कंसीडर किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था, एडवर्ड विल्सन के द्वारा 1986 में। रोजेन के जस्ट एक साल बाद इस शब्द को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया गया था एडवर्ड विल्सन के द्वारा। और जैव विविधता शब्द किसने दिया था, WG रोजेन ने 1985 में। देखो, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं विषुवतीय रेखीय प्रदेश पर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा की बहुलता होती है। तो आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के वनस्पति, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु आपको यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में देखने को मिल सकते हैं। और इसी प्रकार का क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, यूपी टेट 2016 में पूछा हुआ है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, पूरे विश्व की यदि अपन बात करें तो ब्राजील में सर्वाधिक आपको जैव विविधता देखने को मिलेगी। अलग अलग प्रकार की वनस्पति, अलग अलग प्रकार के जंतु आप वहां पर देख सकते हैं। अब पर्टिकुलर भारत की बात करिए तो विश्व की बात करिए तो विश्व के बाद तो अपना भारत आएगा कि जहाँ आप रहते हो वहाँ पर कहाँ सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी आप देख सकते हो, तो शांत घाटी जो कि केरल में है, इंग्लिश में हम लोग इसे साइलेंट वैली बोलते हैं। तो साइलेंट वैली में आपको सबसे ज़्यादा जैव विविधता, अलग अलग प्रकार के जंतु प्रजातियाँ आपको देखने को मिल सकती है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, आने ही वाला है, 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। तो हमारी एग्जाम से पहले पहले ये जैव विविधता दिवस हो जाएगा। तो इस साल का थीम क्या होगा, उस टाइम आपको 22 मई को ध्यान रखना होगा कि इसका जो थीम है वो क्या रखा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चेन्नई में, जहाँ पर सारी जानकारी रेड डेटा बुक जो होती सभी कुछ रखी हुई है, जिसमें हमें ये सारी चीज़ें पता चलेगी कि कौन सी प्रजाति कैसी है, क्या है, उसके बारे में A to Z सारी डिटेल। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। 22 मई को हर साल जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, सर्वप्रथम हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, नॉर्मन मायर्स के द्वारा 1988 में प्रयोग किया गया था। हॉटस्पॉट क्या होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुलता आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो सर्वप्रथम हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग नॉर्मन मायर्स के द्वारा 1988 में किया गया था। विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट है, तो विश्व में कुल 35 के लगभग हॉटस्पॉट हैं अभी। देखो, अब जो हॉटस्पॉट है उनको थोड़ा सा अपन डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि पूछा जाता है 35 है तो इंडिया के हमें पता होना चाहिए। तो भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट की बात करें तो पूर्वी हिमालय आता है, पश्चिमी घाट आता है। दो तो ये हो गए, एक पूर्वी हिमालय हो गया, एक पश्चिमी घाट हो गया। उसके अलावा दो और आते हैं, एक आता है सुंडलैंड करके और दूसरा आता है हमारा म्यांमार भारत, मोस्टली से इंडो बर्मा सीमा बोला जाता है। ये भी भारत के हॉटस्पॉट के अंदर आते हैं। इसको थोड़ा सा अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, तो आपको क्या क्या नाम याद रखना है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंडलैंड और इंडो बर्मा सीमा, ये भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट के अंदर आते हैं। टोटल कितने हैं, 35 है। विश्व की भी जान लेते हैं। मेडागास्कर और हिंद महासागर द्वीप समूह पहला, दूसरा फिलीपींस, तीसरा है ब्राजील का अटलांटिक वन, आपने अटलांटिक वनों के बारे में सुना है। जो अफ्रीका है उसका हार्न, अगला है कैलिफोर्निया फूलवादी प्रांत, चिली सर्दी वर्षा वन, कैरेबियन द्वीप हॉटस्पॉट म्यांमार भारत, और ये जो हमने इधर समझा था ना इंडो बर्मा करके, वही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है म्यांमार भारत, और भारत का पश्चिमी घाट। तो ये विश्व के प्रमुख टॉप जो अपन बोलते हैं 35 में से टॉप कौन कौन से, तो ये हमारे टॉप हो गए। तो आप एक बार और इसको देख लो, मेनली नाम याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक आइडिया हो जाएगा हमें कि ये वाले भी हमारे हॉटस्पॉट के अंदर आते हैं। तो पहला क्या है, मेडागास्कर और हिंद महासागर पूरा इसके अंदर आ जाएगा। फिलीपींस, तीसरा ब्राजील, चौथा अफ्रीका का हॉर्न, पांचवा है कैलिफोर्निया फूलवादी प्रांत, अगला है चिली सर्दी वर्षा वन, कैरिबियन द्वीप हॉटस्पॉट म्यांमार भारत और भारत का पश्चिमी घाट। तो ये भारत के या विश्व के प्रमुख हॉटस्पॉट के अंदर आते हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अधिकता में बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता आपको देखने को मिलती है। अब देखो, हम हिमालय की बात कर रहे थे कि हिमालय का जो उस पर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, तो ये भारत के अलावा कौन कौन से क्षेत्र में काउंट किया जाता है, क्योंकि हिमालय अकेला भारत में तो फैला हुआ है नहीं। तो इंक्लूड्स द इंटायर इंडियन हिमालय रीजन, इसके अंदर हमारा पाकिस्तान आ जाएगा, तिब्बत आ जाएगा, ठीक है, तिब्बत के पठार वाला हिस्सा आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, भूटान आ जाएगा, चाइना और म्यांमार, ठीक है। तो ये सारे रीजन जो है बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। अलग अलग कंट्रीज जो है इस बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड है। इंडो बर्मा या फिर इंडो म्यांमार की बात करें, क्योंकि म्यांमार को पहले बर्मा बोला जाता था, तो इंक्लूड्स इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ मतलब उत्तर और ईस्ट मतलब पूर्वी, तो उत्तर पूर्वी राज्य, इसमें असम और अंडमान को आप छोड़ दें
क्योंकि असम हमारा पूर्वी में आता है, तो असम और अंडमान को निकाल दो तो ये सारा रीजन जो है जिसके अंदर म्यांमार कंसीडर होगा, थाईलैंड आ जाएगा, वियतनाम आ जाएगा, लाओस आ जाएगा, कंबोडिया आ जाएगा और साउथ चाइना आ जाएगा। चाइना का साउथ वाला हिस्सा हमारे इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आता है ना। तो ये इंडिया वाली जो चीज़ें इनको अपन थोड़ा सा डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सा हिमालय के बायोडाइवर्सिटी रीजन में नहीं आता है तो फिर वहाँ पर आपको ये हेल्प करेगी चीज़। ओके, तो हिमालय में क्या क्या आएगा, जो हिमालय रीजन है बायोडाइवर्सिटी वाला, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार। इंडो बर्मा में आ जाएगा हमारा म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, साउथर्न चाइना। इसमें असम को आप हटाएंगे और अंडमान को आप यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है इसके अंदर इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। और सुनलैंड जो है उसके अंदर आता है निकोबार, पूरा जो अंडमान निकोबार वाला है वो पूरा आइसलैंड आ जाएगा। इसके अंदर इंडोनेशिया आ जाता है, मलेशिया आ जाता है, सिंगापुर आ जाता है, ब्रूनई आ जाता है, फिलीपींस आ जाता है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनई और फिलीपींस। और वेस्टर्न घाट की बात करें तो पूरा वेस्टर्न घाट जो है हमारा, इसके अंदर श्रीलंका भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, पूरा वेस्टर्न घाट और श्रीलंका हमारे 4th बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ जाते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लो, 2 से 3 बार आप ये सारे कंट्रीज के नाम देखोगे आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रमुख घाटियों के नाम देख लेते हैं। जैसे दून घाटी जो है कहाँ पर पाई जाती है, जहाँ पर सेव किया जाता है बायोडाइवर्सिटी को, तो दून घाटी उत्तराखंड में, मरखा घाटी जम्मू और कश्मीर में, फूलों की घाटी फ्लावर वैली इसको बोला जाता है, ये उत्तराखंड के चामोली में आपको मिलेगी। और एक और हम लोग पढ़ते हैं साइलेंट वैली जो कि केरल में है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लाहुन घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में, पार्वती घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में। तो 2 घाटियां लाहुन और पार्वती दोनों हिमाचल प्रदेश में, लाहुल और पार्वती हिमाचल में। शांत घाटी हमारी केरल में है। और एक और अभी हमने यहाँ पर देखा दून घाटी उत्तराखंड में, मरखा घाटी जम्मू एंड कश्मीर में और फूलों की घाटी आपको उत्तराखंड चामोली में मिलेगी। चलिए अब हम थोड़े से नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य जहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी उसे सेव किया हुआ है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, नैनीताल उत्तराखंड में। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। गिर कहाँ पर है, गुजरात में है। काजीरंगा असम में, एक सिंग वाला जो गेंडा रहता है उसे संरक्षित किया हुआ है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, काजीरंगा और मानस कहाँ पर है, दोनों ही असम में है। ठीक है, फिर उसके बाद है सुंदरवन कहाँ पर है, तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। जब हमने मैप से समझा था तब हमने देखा था डेल्टा बनता है सुंदरवन का, पश्चिम बंगाल में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, राजस्थान में। दाचीगाम कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के बोरीवली में, कहाँ पर, महाराष्ट्र के बोरीवली में। कंचनजंगा सिक्किम में है। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। नागरहोल राजीव गांधी नेशनल पार्क है हमारा कर्नाटक में। बालफक्रम कहाँ पर है, मेघालय में। केबुल लामजाओ मणिपुर में एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है, इसे एकमात्र तैरता हुआ उद्यान बोला जाता है क्योंकि ये झील के बीच में। तो एक केबुल लामजाओ कहाँ पर है, मणिपुर में। गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क, मन्नार की खाड़ी वाला, तमिलनाडु के अंदर है। गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन इसको बोला जाता है। तो 2 से 3 बार आपको पढ़ने पड़ेंगे ये, क्योंकि स्टैटिक है और हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी एग्जाम में कब कब ये पूछा हुआ। तो जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, नैनीताल में। अब क्या करो, अब इसको सिर्फ ध्यान से सुनो, अब ये जो आंसर मत देखना, आप सिर्फ सुनने का ट्राई करो। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, नैनीताल। नैनीताल कहाँ पर है, उत्तराखंड में। दूधवा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एक ही उत्तर प्रदेश में दूधवा। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। काजीरंगा असम में। मानस भी असम में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। सरिस्का राजस्थान में। दचीगाम जम्मू कश्मीर में। कान्हा मध्य प्रदेश में। संजय गांधी महाराष्ट्र। कंचनजंगा सिक्किम। कैंपबेल अंडमान निकोबार। इंद्रावती छत्तीसगढ़। नागरहोल कर्नाटक। और बालफक्रम जो है मेघालय में। केबुल लामजाओ मणिपुर में। और गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं विश्व में प्रथम। तो विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो येलोस्टोन नेशनल पार्क है जो कि अमेरिका में था, विश्व का पहला बना था। और भारत का पहला कहाँ बना था, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसे पूर्व में मतलब पहले हेली नेशनल पार्क बोला जाता था, फिर इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। ठीक है, भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने, 18। और यूनेस्को द्वारा कितने को मान्यता प्राप्त कर दी गई है, तो 11 को मान्यता यहाँ पर प्राप्त कर दी गई है।
अब देखो, प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो नीलगिरी 1986 में प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र इसको घोषित किया गया था। और भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो मोस्टली मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में आपको सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान यॉलिस्टन नेशनल पार्क यूएसए में, और भारत का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसे हैली नेशनल पार्क बोला जाता है, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में। और टोटल 18 है, यूनेस्को ने 11 को मान्यता दे दी है। प्रथम जैवमंडल नीलगिरी है, और भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में। अब कुछ जीव जंतुओं के लिए प्रमुख आरक्षित क्षेत्र देख लेते हैं। तो एक सींग वाला गेंडा कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम है वो प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडे के लिए, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा किसी भी नेशनल पार्क में आपको एक सींग वाला गेंडा देखने को नहीं मिलेगा। एशियाई बब्बर शेर आपको गिर के राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में देखने को मिलते हैं। हंगुल मृग जो होते हैं, जो नॉर्मल जो हिरण होते हैं उससे अलग होते हैं, ये आपको दच्चीगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। थामिन मृग केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर में, वहाँ पर थामिन प्रजाति जो होती है हिरण की, वो देखने को मिलती है। साइबेरियन पक्षी जो सारस होते हैं, ये आपको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है पक्षियों की स्वर्ग भूमि बोला जाता है, राजस्थान में आपको ये देखने को मिलेंगे साइबेरियन पक्षी, ठीक है, प्रवासी पक्षी इन्हें बोला जाता है। और जंगली गधा कच्छ के रण गुजरात में ही देखने को मिलता है, जंगली गधा। और रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरवन नेशनल पार्क जो कि पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और ओलिव रिडली जो कछुए की एक प्रजाति है, ओलिव रिडली, क्वेश्चन कुछ यूँ भी बन सकता है कि ओलिव रिडली किसकी एक प्रजाति है, कछुआ, गधा, टाइगर, पक्षी। तो ओलिव रिडली कछुए की एक प्रजाति है जो आपको भीतरकनिका जो उड़ीसा का नेशनल पार्क है, भीतरकनिका नेशनल पार्क, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, पेलिकन व समुद्री पक्षी के लिए कोक्केरू बेलूर पक्षी अभ्यारण्य जो कि कर्नाटक में काफ़ी प्रसिद्ध है, पेलिकन व समुद्री पक्षी जो होते हैं उनके लिए। और एक और है केला मेरू पक्षी अभ्यारण्य जो कि आंध्र प्रदेश में, ये हमारे पेलिकन व समुद्री पक्षियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है, बर्ड सेंचुरी है। उसके बाद अपन इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक सिंग वाला गेंडा काजीरंगा असम में, एशियाई बब्बर शेर गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में, गिर गुजरात में है ना, हंगुल दाच्चीगाम जम्मू कश्मीर में, थामिन केबुल लामजाओ मणिपुर में, साइबेरियन पक्षी केवलादेव राजस्थान में, जंगली गधा कच्छ गुजरात में, रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, ओलिव रिडली भीतरकनिका ओडिशा में। अभी आपको पता होगा कछुए का एक सेंटर भी बना है जिसमें कछुए का संरक्षण किया जा रहा है, वो बिहार के अंदर बना है, ठीक है, कछुए का संरक्षण क्षेत्र ऐसा कुछ बोला जाता है उसे, क्योंकि आजकल सभी जीवों के लिए बन रहा है। जैसे हाथियों का हॉस्पिटल बना है, जहाँ पर हाथियों के लिए पर्टिकुलर एक प्रॉपर हॉस्पिटल जहाँ पर हाथियों का इलाज किया जाएगा, वो मथुरा में बना है। इस तरीके से हर एक जीव के संरक्षण के लिए अलग अलग केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। तो कछुए का जो है वो बिहार के अंदर है। और जैसा हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि ओलिव रिडली कछुआ आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, भीतरकनिका ओडिशा के अंदर, पेलिकन और समुद्री पक्षी कोक्केरी बेलूर पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में, और केला मेरू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में। चलिए, तो आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर में हमने चीज़ें डिस्कस करी। अब जो हमने प्रीवियस जो सेशन किया था ईवीएस में, उसमें मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था और ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ने उसका सही आंसर किया है। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में देखना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक भी थी यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में सर्वाधिक ध्यान रखा जाना चाहिए जब हम बच्चों का मूल्यांकन कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से इसका आप आंसर दे सकते थे कि यहाँ पर जो हमसे पूछा गया था कि आप कैसे आकलन करोगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कि बच्चों के सीखने में गुणात्मक आकलन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग आंसर ये होना चाहिए था। कुछ स्टूडेंट का ये भी था, तो ये समझो कि ये गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसने पर्टिकुलर कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक पाठ के अंत में आज हमने क्या सीखा पर परिचर्चा की जाए, तो वो तो गलत हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर उसने मेंशन कर दिया है कि कक्षा 5 के ईवीएस में। तो क्या सिर्फ हम कक्षा 5 के बच्चों का ही मूल्यांकन कर रहे हैं? क्या हमको क्वेश्चन में ये मेंशन किया था कि कक्षा 5 के बच्चों की बात हो रही है? तो ये चीज़ नहीं थी, तो अपन कक्षा 5 वाले ऑप्शन को कैसे सिलेक्ट कर सकते? तो ये वाली चीज़ यहाँ पर सही नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बच्चों के सीखने में गुणात्मक आकलन, क्योंकि तीसरा तो पर्टिकुलर गलत लग ही रहा है। ऑप्शन हमें सिलेक्ट करने थे 1, 2 एंड 4 में से। ठीक है, तो 1, 2 और 4 में से सबसे बेस्ट क्या लग रहा है? ये वाला। ये भी वैसे सही है, आकलन में संकेतों का उपयोग कर सकते हैं और कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए कि आज हमने क्या सीखा पर आप चर्चा कर सकते हो। बट आपको यहाँ पर बेस्ट आंसर ढूंढना था, तो बेस्ट आंसर यही है कि बच्चों के सीखने में आप गुणात्मक आकलन का प्रयोग कर सकते हो।
देखो उसके बाद एक चीज़ और आपके साथ डिस्कस करनी थी कि जो हमने नेशनल हाईवे पढ़ा था उसमें जब हमने देखा था कि कौन सा हाईवे सबसे बड़ा होता है, तो उसके अंदर आप इस चीज़ को करेक्ट करें कि सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है वो NH44 हमारा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो कि हमारा चलता है। देखो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हो, ये हमारा नेशनल 44 हाईवे जो कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक चलता है। ये यहाँ पर श्रीनगर है, ये रहा यहाँ पर, ये NH44 यहाँ से लेकर और हमारा कहाँ तक जाएगा, कन्याकुमारी तक। ये देखो बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहा है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आया है ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। तो NH जो 44 है वो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। इसे प्रीवियस NH7 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो आप पूरा इसका डिटेल भी देखो कि NH44 इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। ठीक है, नेशनल हाईवे वॉज प्रीवियसली नोन एज नेशनल हाईवे 7, इसे नेशनल हाईवे 7 के नाम से जाना जाता था। NH44 इज़ द 3745 किलोमीटर लॉन्ग, मतलब 3745 किलोमीटर लंबा है और नॉर्थ से साउथ पूरा एरिया इसने कवर किया हुआ है। नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा एरिया इसने कवर किया हुआ है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, श्रीनगर जो नॉर्थ में, वहाँ से लेकर कन्याकुमारी जो कि साउथ में, यहाँ तक ये खत्म होता है। श्रीनगर से स्टार्ट होता है, कन्याकुमारी पर आकर ये खत्म होता है। उसके बाद है देखो द NH44 हाईवे हैज़ कम इनटू बीइंग बाय मर्जिंग 7 मेजर नेशनल हाईवेज ऑफ ओल्ड नंबर दैट इंक्लूड, मतलब NH44 जो हाईवे है उसे 7 मेजर हाईवे जो पहले थे उन सभी को मिलाकर कॉमन एक हाईवे बना दिया गया है, जिसके अंदर हमारा NH1 है, NH1, NH2, NH3, NH75, NH26 और NH7 आता है। इन सभी नेशनल हाईवे को मिलाकर एक कॉमन हाईवे बना दिया गया है, सबको मर्ज करके बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया है नेशनल हाईवे 44। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट हाईवेज पढ़ लेते हैं कि कौन सबसे बड़े। तो सबसे पहले तो हम देख चुके हैं NH44 जो इसे ओल्ड NH7 के नाम से जाना जाता था, 3745 किलोमीटर ये लंबा है और श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये जाता है। ठीक है, दूसरा NH27 है जो कि 3507 किलोमीटर लंबा है, जो कि पोरबंदर में गुजरात से स्टार्ट होता है और सिलचर में असम तक जाता है। तीसरे नंबर पर आता है NH48, इसे ओल्ड NH8 के नाम से जाना जाता था। ये 2807 किलोमीटर लंबा है जो दिल्ली से चेन्नई तक जाता है। चौथे नंबर पर हमारा आता है NH52 जो कि 2317 किलोमीटर लंबा है। ये पंजाब में अकोला से लेकर कर्नाटक तक जाता है। ओके, तो आपको यहाँ पर टॉप 4 मोस्ट जो सबसे बड़े हाईवेज हैं उनके बारे में याद रखना है। एक बार और आप देखें, जो नेशनल हाईवे 44 है 3745 किलोमीटर लंबा है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। 27 गुजरात से सिलचर असम तक जाता है। NH27 3507 किलोमीटर। 48 को NH8 के नाम से जाना जाता है, 2807 किलोमीटर दिल्ली टू चेन्नई। और फोर्थ वाला है हमारा NH52 जो कि 2317 किलोमीटर लंबा है, पंजाब से कर्नाटक तक ये जाता है, पंजाब में अकोला से कर्नाटक तक जाता है। इससे क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, तो नेम द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया। तो NH44 सबसे बड़ा हाईवे है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो हमने देखा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। इससे पहले सबसे बड़ा हाईवे कौन था, तो NH7, मतलब इसका जो ओल्ड नेम है वो है NH7 इज द ओल्ड नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। ठीक है, इसे NH7 के नाम से जाना जाता था। उसके बाद विच सिटी डज द NH44 कनेक्टेड टू, मतलब किन दो सिटी को जोड़ती है, तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। नेम द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, तो NH नेशनल हाईवे 118 118 अलोंग विथ NH 548, मतलब नेशनल हाईवे 118 और नेशनल हाईवे 548 जो है सबसे शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे हैं, जिनकी किलोमीटर में यदि आप लंबाई बोले तो ये 5 किलोमीटर के आसपास है। तो ये दोनों सबसे छोटे नेशनल हाईवे हैं, है ना। उसके बाद बात करते हैं व्हाट डू द कलर इन नेशनल हाईवे सिम्बोलाइज। नेशनल हाईवे के भी अलग अलग कलर होते हैं, सिटी के लिए अलग कलर होता है, स्टेट के लिए अलग कलर होता है। तो येलो एंड व्हाइट आर द नेशनल हाईवे, मतलब येलो और व्हाइट कलर यदि है तो वो नेशनल हाईवे होगा, ग्रीन के साथ व्हाइट कलर है तो वो स्टेट हाईवे होगा, और ब्लैक एंड व्हाइट है तो वो हमारा सिटी हाईवे होगा। तो येलो और व्हाइट यदि आपको दिख रहा है तो आप समझ जाना नेशनल हाईवे है, ग्रीन के साथ व्हाइट है तो स्टेट हाईवे होगा। ठीक है, येलो के साथ व्हाइट नेशनल, फिर उससे कम लेवल पर अपन आते हैं, ग्रीन के साथ व्हाइट है तो अपने स्टेट का हाईवे होगा, और ब्लैक एंड व्हाइट यदि आपको दिख रहा है तो वो हमारा सिटी हाईवे होगा। तो इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है 3 अलग अलग हाईवेज में।
ओके, तो ये सारी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बता दी। इसके अलावा अलग अलग हाईवेज जो है उसको मैंने पुराने यातायात के जो साधन थे उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। बस उसके अंदर आपको ये चीज़ करेक्ट करनी है कि उसको आपको NH44 वहाँ पर कंसीडर करना है। तो पूरा मैप के थ्रू समझने के लिए आप यातायात के साधन पर जो पुराने वीडियोज़ प्लेलिस्ट में रखे हैं उस पर जाकर मूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। और आज के सेशन को हम यहीं ओवर कर रहे हैं। मिलते हैं कल के सेशन में मॉर्निंग में। ओके।